नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालयों में परीक्षा के नतीजे लगातार आ रहे हैं और इसके अलावा अब थोड़े ही दिनों में एडमिशन प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। किस तरह की हो एडमिशन प्रक्रिया और क्या उसमें कुछ नए चेंजेस किए जा सकते हैं, इन्हीं सब सवालों पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं आज DU के इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय में। और हमारे साथ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मौजूद हैं कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर पूनम कुमरिया। स्वागत है मैम हमारे चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद मुनमुन जी। मैम जो है आप देख रहे हैं रिजल्ट आ रहे हैं लगातार, लेकिन रिजल्ट उस स्पीड से नहीं आ रहे हैं और हर बच्चा जानना चाहता है। अभी हमने देखा कुछ बच्चे आपसे भी पूछने आए थे कि मैम हमारे इस सब्जेक्ट का रिजल्ट कब आएगा। तो क्या आपको लगता है मैम कि जो रिजल्ट आने की जो प्रक्रिया है दिल्ली विश्वविद्यालय में वो थोड़ी धीमी है? मैं ऐसा तो नहीं मानती, क्योंकि मैं देख रही हूँ अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर भी कॉन्टीन्यूसली काम कर रहा है और कॉलेजेस में भी जितने इवैल्यूएशन सेंटर है कॉन्टीन्यूसली काम कर रहे हैं। बट कुछ ऐसा है कि एक तो पेपर बढ़ गए हैं NEP में, दूसरा जो रेगुलर सिस्टम है हमारा, फिर NC वेब, SOL सबके पेपर्स हैं, तो वो कॉन्टीन्यूसली चेक हो रहे हैं और स्मूथ चल रहा है। लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है चीज़ों को होने में, क्योंकि पेपर बड़े हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी इंक्रीज़ होते हैं, तो वो प्रोसेस चल रहा है। मुझे लगता है कि और थोड़े दिन में सब रिज़ल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे और मैं अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर और अपने अरोड़ा जी को इस बात का बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इसका रिज़ल्ट कई पेपर्स के आने शुरू हो गए हैं। तो क्या मैम आपको लगता है कि जैसे रिजल्ट में हल्का सा भी जैसे ये हो रहा है डिले, तो उसका एक कारण टाइमली पेपर चेक करना नहीं भी है? ये बहुत बड़ा इशू है। किसी तरह से इसको हमें लगता है कि एक पॉलिसी में लाना पड़ेगा कि जैसे टीचर की अपॉइंटमेंट होती है, उनको पता होता है कि उनकी पार्ट ऑफ जॉब असाइनमेंट है कि उनको इवैल्यूएशन के भी जाना है। तो कई बार होता है कि वो कॉन्टीन्यूसली कॉल के बाद भी पेपर चेकिंग के लिए नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें डिले हो जाती हैं। आपको मैम 1 साल हो गया और आपके जो है वो कॉलेज को 100 साल पूरे हो गए। इस 1 साल की अपनी जर्नी को इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय में कैसे देखती हैं आप? बहुत गर्व होता है कि मैं इस कॉलेज की प्रिंसिपल बनी जो अपने 100 साल के इस्टेब्लिशमेंट को पूरा किया, क्योंकि बहुत बड़ा इतिहास होता है 100 साल का। और यहाँ पे मैं भी कुछ ना कुछ सीख रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है और जो नए यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशंस आए हैं उसको हम किस तरह से स्मूथली इम्प्लीमेंट करते रहें, बच्चों को जोड़ते रहें। और जो नया एक विचार चल रहा है जो सबको लेकर चलने का, और अपना इसमें जिस तरह से भी यूनिवर्सिटी का जो भी रोल है उसको लेकर, कॉलेज को साथ लेकर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपके कॉलेज में मैम जो है, चूँकि आपका कॉलेज बहुत पुराना हो गया और बहुत थोड़े से बच्चों के साथ शुरू हुआ था और अब एक बड़ी संख्या है आपके यहाँ। तो अभी जैसे पिछले साल हम अगर एडमिशन की बात करें तो आपके यहाँ लगभग कितने एडमिशन हुए और कितनी सीटें वैकेंट रह गई? यूनिवर्सिटी का जो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस है बहुत ही स्मूथ, ट्रांसपेरेंट और क्लियर प्रोसेस है। पूरी आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अगर कहीं अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज प्रोसेस बहुत क्लियर है। हमारा अराउंड मोर देन 1300 सैंक्शन सीट्स हैं। फर्स्ट एलोकेशन में 1700 हमारे पास एप्लीकेशंस थी जो हमने एक्सेप्ट किया, लेकिन जो नॉन एक्सेप्टेंस केसेस थे बहुत कम थे, तो विड्रॉल होते होते वो 1500 के आसपास रह गए हैं। तो लाइक हमारा प्रोसेस ठीक और अच्छा रहा कॉलेज में। ये मैम जो है वो एक और समस्या पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रही है, जो जब ये CUT नहीं था तब भी, कि DU में जो सीटें हैं वो उतनी भर नहीं पा रही हैं। आप अपने विचार से क्या कारण मानते हैं इसका? इसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसको जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी सपोर्ट करती है, जैसे हमारी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हो गई या संस्कृत हो गई या हिंदी हो गई। क्योंकि बच्चा जो ऑप्ट करता है वो मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उससे ऑप्ट करता है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ कुछ सब्जेक्ट्स को प्रोटेक्शन चाहिए वो हमें जो गवर्नमेंट दे रही है एज ए पॉलिसी, वो कहीं ना कहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे भी होना चाहिए कि इन सब्जेक्ट्स को प्रोटेक्शन दें। क्योंकि ये CUT इम्प्लीमेंट होने से पहले भी ये इशू था कि इनकी सीट्स नहीं भरती थी। तो अल्टीमेटली हम क्या करते थे कि बैठे एडमिशन करते रहते थे, फर्स्ट लिस्ट निकाली, सेकंड निकाली, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 8 लिस्ट तक निकालते थे इन सब्जेक्ट्स के लिए, ताकि ये सीट्स भर जाएं, क्योंकि इनको इन सब्जेक्ट्स को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन चाहिए। एक और सवाल जो है वो मैम जो DU के CSA सिस्टम को लेकर
चलता है कि ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप कैसे देखती हैं? नहीं, सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग उसको हम नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। इस बार जब एडमिशन प्रक्रिया शुरू हुई, जैसे सीयूटी में भी बड़ा बदलाव हुआ है, पहले 10 तक पेपर ले सकते थे बच्चे, अब 6 ही भरने हैं, तो ये कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो आगामी एडमिशन जब सीजन शुरू हो तो कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? आप क्या सुझाव देंगी डीयू के एडमिशन ब्रांच को? जैसे मैंने कहा कि सेंट्रलाइज सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, अच्छा चल रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट थोड़ा सा जो हमें प्रॉब्लम आती है, जो हमने अपने कॉलेज लेवल पे देखा, जब विड्रॉल शुरू होते हैं, जब हम अपग्रेडेशन का कॉल देते हैं, तो उसमें कॉन्टीन्यूसली विड्रॉल हो जाते हैं। फर्स्ट लिस्ट में जितने लोग आए तो धीरे धीरे विड्रॉल होके वो जाने लगते हैं। तो मेरे को लगता है सजेशन कि ये अपग्रेडेशन का सिर्फ अगर एक बार बच्चों को चांस दिया जाए तो बढ़िया रहेगा। वो 2-3 बार चांस होने से कॉन्टीन्यूसली सिस्टम जो है वो इम्बैलेंसेस में रहता है और आपका सीट्स रिड्यूस होती रहती हैं। मतलब फिर वो प्रक्रिया लंबी खींची चली जाती है। जी, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और अनस्टेबिलिटी रहती है, कॉलेज में भी इनस्टेबल रहता है। एक और भी है मैम, जैसे अभी आपने बोला भी कि एनईपी में जो है वो लैंग्वेजेस भी आ गई हैं और जो सीट्स जो सबसे अधिक खाली रहती हैं वो लैंग्वेजेस में ही रहती हैं। जी, तो क्या उनको कुछ रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत महसूस होती है? जैसे मैंने कहा कि उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। जैसे आपका जो उसका आप जैसे हम पहले करते थे कि उनका कट ऑफ थोड़ा कम करते थे, एकदम नीचे नहीं लाते थे, कम करते थे। तो यहाँ कुछ ऐसा अगर प्रोविज़न डाला जाए कि उनको थोड़ा और एडमिशन करने दिया जाए, इंस्टेड ऑफ कि एक ब्लैंकेट सेंट्रल करके कि अब फर्स्ट लिस्ट है, सेकेंड लिस्ट है, हम लैंग्वेजेस के लिए प्रॉपर एक थोड़ा सा और सिस्टम कि आप 4th लिस्ट तक भी जा सकते हैं, 5th लिस्ट तक, थोड़ा धीरे धीरे, ताकि आप सीट्स को कवर कर सकें। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं कॉलेजेस में, हमारे पास रूम्स हैं, हमारे पास टीचर्स हैं, और अगर बच्चे नहीं आते तो कहीं ना कहीं ये रिसोर्स वेस्टेज भी है। आप कोर्स को भी प्रमोट कीजिए, क्योंकि वो मार्केट ओरिएंटेशन नहीं है। मार्केट ओरिएंटेशन में ही बच्चे जाते हैं कोर्सेज के लिए, लेकिन ये जो लैंग्वेजेस हैं, हमारा कल्चर है, तो इसको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हमें कहीं ना कहीं पॉलिसी में बदलाव ला के इसको सपोर्ट देनी चाहिए कि किस तरह से हम इनको करें कि सीट सब भर जाए इनकी। दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले साल मैम 3 कोर्स शुरू हुए। एक तो ITEP शुरू हुआ और BA LLB और BBE LLB भी शुरू हुआ और BTech भी आया। तो आपको क्या लगता है कि ये बदलाव जो है वो एक नया क्रांतिकारी कदम है डीयू के लिए? जी बिल्कुल, इस बात के लिए मैं वाइस चांसलर साहब को बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया कि ये कोर्सेज़ नए इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर भी आए, और इसकी बहुत ज़रूरत थी। जहाँ हम चाहते हैं कि बच्चे हर तरह के कोर्सेज़ करें और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इसकी बात करती है, तो इस तरह के नए कोर्सेज शुरू करना एक बहुत बढ़िया कदम है। एक और भी है मैम, जैसे आपने डीयू के VC की बात की, तो उनके ही आह्वान पे जो है वो लगातार कॉलेजेस में शिक्षकों के परमानेंट अपॉइंटमेंट हुए और आपने तो सबसे पहले अपने यहाँ जो है वो स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की। और अब उन्होंने कहा था पिछले दिनों की नॉन टीचिंग के भी जो है वो के लिए प्रोसेस अब शुरू करेंगे। तो क्या आपको लगता है मैम कि उसकी बहुत ज़रूरत है अभी? हाँ, उसमें भी ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रक्रिया भी कई टाइम से बंद थी। तो जो नॉन टीचिंग की जो पोस्ट खाली हैं, क्योंकि कई कॉलेजेस में हम उसमें चल रहे हैं कि हमारे पास हैंड्स कम है और हम किसी तरह से काम को मैनेज कर रहे हैं, तो उससे एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी जब आप इस तरह के उसमें करेंगे। हमने टीचिंग में भी देखा, जैसे हमारे सारे परमानेंट टीचर्स रिक्रूट हुए हैं तो कॉलेज की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई है, वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई है, तो वो ऑफिस की भी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। ये सर ने बहुत बढ़िया एक वो आह्वान किया है कि हाँ, हमें अब इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। एक और जो है वो पिछले साल क्रांतिकारी कदम देखने को मिला, डीयू ने ऑर्फन कोटा जो है वो इंट्रोड्यूस किया। तो आपको क्या लगता है मैम कि इस साल इसको लेकर थोड़ा सा और इसका एक्सपेंशन होना चाहिए? ये एक नया कदम था जो एक नई सोच के साथ आया और बहुत अच्छा था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास डिफरेंट कोटाज हैं, लेकिन इस तरह की बात करके लेकर आना एक सामाजिक जो हमारी सोशल अकाउंटेबिलिटी है उसको भी कहीं ना कहीं डील करता है, और ये बहुत अच्छा कदम है। मुझे लगता है अगर इसको अभी पीछे मीटिंग भी हुई थी, VC सर मिले भी थे, उन बच्चों से डिस्कशन भी किया था, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है ये। एक मैम जो है वो स्पोर्ट्स की जहाँ तक बात करें, जो ये सेंट्रलाइज एडमिशन होने से बहुत सारे जो स्पोर्ट्स के टीचर हैं उनका ये कहना है कि थोड़ा हम टीम नहीं बना पा रहे हैं, तो बाकी जनरल कोर्सेज़ के एडमिशन जो सामान्य प्रक्रिया से होते हैं वो तो होने चाहिए उसी तरीके से, लेकिन स्पोर्ट्स वाले में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। आपको महसूस होता है मैम?
नहीं, ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं कि इसमें कुछ इश्यूज चल रहे हैं या बदलाव करने की ज़रूरत है। वो सेंट्रलाइज रहने से थोड़ा सा ठीक रहता है, आपको पता रहता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक है, उसमें डिफरेंट कॉलेजेस सब उसी को बिलोंग करते हैं, तो एक ही सिस्टम से सब कॉलेज एडमिशन करें तो मुझे लगता है कि वो बढ़िया रहता है। क्योंकि उनका ये कहना था कि हम अपने हिसाब से टीम नहीं बना पाए, मान लिया कि हमें चाहिए खो खो का प्लेयर या हमें क्रिकेट का, तो लेकिन हमें उस तरीके से प्लेयर नहीं मिल पाया, हमारी टीम ही नहीं बन पाई। एक कॉलेज, नाम नहीं लूँगा उसका, वहाँ तो कहा गया कि हमारी लगभग 44 सीटें खाली रह गई और सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो 57 थी, यानी 13 ही एडमिशन हुए उनके यहाँ। तो ये इशू तो वही, जैसे मैंने कहा कि हम कई चीज़ों में सब्जेक्ट वाइज भी चल सकते हैं कि कहीं अगर कुछ जब जब हम एडमिशन क्लोज करने वाले होते हैं तो जो असेसमेंट होती है, जहाँ पे लगता है कि आपको प्रोटेक्शन देनी है जिस चीज़ को, स्पोर्ट्स भी उतना ज़रूरी है जितना आपकी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, अगर कहीं कुछ हम ऐसा फेस कर रहे हैं तो उसको हमें कस्टमाइज़ करके चीज़ों को हम कर सकते हैं। मतलब ये जो सुपर न्यूमररी कोटाज हैं, हाँ जी, इनको थोड़ा सा एक मतलब इसमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जी 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 सर। और एक सवाल और भी है मैम, जो है वो जहाँ तक कहा जा रहा है कि जैसे एनसीसी और दूसरे उसमें थोड़ा सा दिलचस्पी कम हुई है स्टूडेंट्स की, क्या आप भी ऐसा मानती हैं? आपके कॉलेज में क्या है, क्योंकि आपके कॉलेज बहुत एक्टिव रहता है इन सब चीज़ों में? नहीं, हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। एनएसएस और एनसीसी में हमारे बच्चे एक्टिव हैं। इस बार बहुत ज़्यादा हमारे पास डिमांड आई थी एनरोलमेंट करने की, तो मुझे लगता है बच्चे खूब एक्टिव हैं, ऐसा नहीं कि ये कहीं कम जा रहा है इसमें। एक सवाल मैम वो आपके कॉलेज से जुड़ा हुआ है, कहा जाता है कि आपका कॉलेज जो है वो ड्यू के उन कॉलेज में शुमार है जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है कोर्सेज़ की, और बहुत से स्टूडेंट्स केवल इस वजह से छोड़ के चले जाते हैं कि फ़ीस ज़्यादा है, क्या कहेंगे आप? उसमें इसका कॉलेज का फ़ीस बाकी कॉलेजेस से थोड़ा ज़्यादा है कि एक तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़िया है, दूसरा ये कि हम 100-year-old कॉलेज है, तो एक जो एजुकेशन का सिस्टम है हमारा, ये हमने भी नोट किया कि बच्चे कई बार बोलते हैं, विड्रॉल का रीज़न ये बताते हैं, तो उसके कुछ रीज़न हो सकते हैं, बट हाँ फ़ीस ज़्यादा है हमारी कॉलेज में थोड़ा कंपैरेटिवली अदर कॉलेजेस। फीस को देखते हुए ही पिछले दिनों बीसी सर ने जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम निकाली थी, तो क्या आपको लगता है कि ये एफएसएस एक अच्छा कदम है? नहीं, अच्छा कदम है ये तो, उससे कॉलेजेस को सपोर्ट मिलती है। जैसे हमें यूजीसी से एक तरह की ग्रांट आती है, बाकी मेंटेनेंस और उसकी ग्रांट नहीं आती है, तो अगर इस तरह से स्कीम निकलती है तो हमें भी कॉलेजेस को फ़ायदा होता है अपने चीज़ों को डेवलप करने में और मेंटेन करने में। आपका जो मैम जो कॉलेज है वो एक गर्ल्स का बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, तो आप क्या बदलाव देखती हैं यहाँ पर? तब की लड़कियाँ आपकी, आप मिरांडा हाउस से यहाँ आई, मिरांडा हाउस को ड्यू के जो है वो एक बिंदास कॉलेजेस में उनकी गिनती होती है, तो क्या फ़र्क लगता है आपको मिरांडा में और आईपी के क्राउड में? बच्चे तो मुझे लगता है सब जगह सेम ही होते हैं। ये टीचर्स के एफ़र्ट्स लेने की बात होती है कि वो किस तरह से कहाँ क्या एफ़र्ट्स ले रहे हैं और कहाँ तक बच्चों को एक्सपोजर दे रहे हैं चीज़ों का। तो आप जब मैम यहाँ आई थी तो कुछ विजन लेकर आई थी, एक साल आपको हो गया, अब आगामी जो है वो 2-3 सालों के लिए आपने कोई एक ऐसा बनाया हो लक्ष्य कि मुझे ये करना है? तो पहला तो लक्ष्य में जो लेके आई थी कि इस कॉलेज में जाके कॉलेज को ऊपर ले जाना है, समझना है, बट उसी संदर्भ में हमने सबसे पहले रिक्रूटमेंट की, क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है हर कॉलेज की। यहाँ पे मोस्टली जो टीचर था, मेजर जो परसेंटेज था वो एडहॉक था, तो हमने 121 अपॉइंटमेंट्स किया उसका विद इन फ्यू मंथ्स और एक स्टेबिलिटी लेकर आए। अब जो हमारा अगला हमारा मिशन है इस कॉलेज की एकेडमिक्स को और रिसर्च को इम्प्रूव करना, ताकि जो हमारी रैंकिंग है वो भी इम्प्रूव हो कॉलेज की। जी, अभी मैम जो है वो आपकी कॉलेज की रैंकिंग क्या है? अभी तो 97 है। अब इसको जो है वो रिड्यूस करके 50 से नीचे लाने की पूरी कोशिश है। हम तो एकदम लीप जंप चाहते हैं, देखते हैं कितना कर पाते हैं। जी जी लीप जंप चाहते हैं हम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमें समय देने के लिए, और आपका लक्ष्य जल्द पूरा हो। थैंक यू सो मच।